राधे राधे बच्चों। आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत है। आज हम हिमानी से जुड़े हुए स्थिर रूपों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले कवर करेंगे हिमानी किसे कहते हैं। ठीक है, देखो, धरती पर पानी जो है ना वो तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, तरल और गैस। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। इसमें हम ठोस पर यदि कंसंट्रेट करें तो ठोस की कंडीशंस कब सामने आती है? जब तापमान हिमांक बिंदु से नीचे होता है, 0 डिग्री से नीचे होता है, तो पानी क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है, ठोस अवस्था में मौजूद होता है। ठीक है ना? लेकिन धरती पर ये कंडीशंस कहाँ कहाँ मौजूद होती हैं? धरती पर होती है ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, जो 3000 मीटर से ऊंचे क्षेत्र है, वहां पर सदा बर्फ जमी रहती है। ठीक है, और दूसरा पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पानी हर वक्त किस रूप में रहता है? बर्फ रूप में रहता है, ठोस अवस्था में रहता है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में क्या होता है, जब भी बारिश होती है, ठीक है, तो वो पानी के रूप में ना होकर के बर्फबारी के रूप में होती है। और हर साल बर्फ की परत जमती रहती है। हर बार क्या होता है? बर्फ की परत जमती रहती है। और धीरे धीरे, चूंकि यहाँ पर जनशून्य क्षेत्र होते हैं, बर्फ की परत निरंतर जम रही है, तो बर्फ की एक थिकनेस यहाँ पर मौजूद हो जाती है, जिसे कहते हैं हिम चादर, आइस शीट। ठीक है ना? बर्फ की चादर, क्योंकि निरंतर क्या हो रही है? बर्फ की परत जमा होती जा रही है। हर वर्ष क्या हो रहा है? हिम चादर का जमाव होता रहता है, निरंतर होता रहता है। ठीक है, जिसके कारण इन हिम चादर का भार बढ़ता जाता है। अब जाहिर सी बात है, बर्फ की परत हर बार जमा होगी तो क्या उसका वजन भी होगा। ठीक है, और इसके कारण एक समय बाद ये हिम चादर अपने ही भार के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर सरकने लगते हैं। एक लिमिट जब क्रॉस हो जाती है, भार सहने की जब लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो यही हिम चादर अपने ही भार के कारण टूट जाते हैं और टूट करके नीचे की ओर फ्लो करने लगते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर परत के रूप में बताना, हिम चादर के रूप में हिम का प्रवाह ही हिमानी कहलाता है। ठीक है, तो हिमानी क्या है? पृथ्वी पर हिम का प्रवाह, जैसे नदी का प्रवाह होता है ना, तो वैसे ही हिम का प्रवाह। हिम भी, जो बर्फ है वो भी फ्लो करती है गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, तो हिमानी गुरुत्वाकर्षण के कारण पर्वतों से नीचे घाटी की ओर फ्लो करती है। ठीक है, जैसे कि अभी बताया, हिमानी क्या है? बर्फ का प्रवाह, बर्फ की नदी आप मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनके आगे बढ़ने की रफ्तार बहुत ही धीमी होती है, प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर, बहुत ही स्लो मूव करती है। नदी तो बहुत फास्ट मूव करती है, लेकिन हिमानी बहुत ही स्लो मूव करती है। ठीक है, हिमानी नदियों के समान ही आगे बढ़ते हैं, परंतु इनकी रफ्तार बहुत ही धीमी होती है, जो आंखों से महसूस नहीं होती है। कुछ सेंटीमीटर ही प्रतिदिन खिसक रहा है, तो वो आसानी से आंखों से मेजर नहीं होता है। ठीक है, तो ओवरऑल हिमानी किसे कहते हैं? हिम का प्रवाह हिमानी कहलाता है। जैसे नदी का प्रवाह, वैसे ही हिम का प्रवाह। ठीक है, तो जो ये हिम का प्रवाह है, उसके लिए दो टर्म्स यहाँ पर सामने आते हैं। ठीक है, हिम चादर और हिम टोपी। ठीक है, ये बेसिकली आकार के आधार पर डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, 50,000 वर्ग किलोमीटर से बड़ा जो गुंबदाकार हिमपिंड है, उसे कहते हैं हिम चादर। ठीक है, और 50,000 वर्ग किलोमीटर से छोटा गुंबदाकार हिमपिंड को कहते हैं हिम टोपी। ठीक है, मतलब हिम चादर बहुत बड़े एरिया में फैले होते हैं, और हिम टोपी, आइस कैप, बहुत ही उससे थोड़े छोटे एरिया में कवर होते हैं। ठीक है, और ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में इस प्रकार के हिम चादर और हिम टोपियां पाई जाती हैं। जैसे कि शुरू में बताया कि एक तो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में हिम पाई जाती है, और दूसरा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, तो हिमानी बेसिकली क्या है? हिम का प्रवाह ही हिमानी है। तो इस प्रकार हिमानी क्या होती है? निरंतर गतिशील होती है, और इस कारण हिमानी को क्या कहा जाता है? भू आकृतिक कारक कहा जाता है। लास्ट वीडियो में हमने जाना था ना कि भू आकृतिक कारक कौन होते हैं? जो निरंतर गतिशील होते हैं। उनमें गतिशीलता किसके कारण आती है? ढाल के कारण आती है। ठीक है, और इस गतिशीलता के कारण वो क्या करते हैं? वो करते हैं अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। ये लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि भू आकृतिक कारक कौन होते हैं। ठीक है, तो हिमानी भी क्या है? एक भू आकृतिक कारक है, क्योंकि इसमें गतिशीलता मौजूद है। ठीक है, तो ये भी अपरदन करते हैं। अपरदन मतलब चट्टानों को तोड़ते हैं। किस प्रकार तोड़ते हैं? अपघर्षण, एब्रेजन। ठीक है, मतलब जब बर्फ का एक विशाल पिंड नीचे मूव करता है, ठीक है, आप ऐसे ऐसे समझिए
ठीक है, जब बर्फ का एक विशाल पिंड नीचे मूव करता है तो ये अपने साथ कंकड़ पत्थरों को घसीट करके ले जाता है। जो नीचे कंकड़ पत्थर होंगे, बड़े बड़े पत्थर होंगे, चट्टाने होंगी, ये उन सब को घसीट के ले जाएगा। तो ये सब कंकड़ पत्थर क्या करते हैं, इसके लिए धारदार हथियार का काम करते हैं। जब ये आगे मूव करेगा तो इनकी रगड़ से, कंकड़ पत्थरों की रगड़ से जो नीचे की सरफेस है वो खुरदने लगेगी। ठीक है ना, वो नीचे की सरफेस क्या होगी, खुरदने लगेगी, वो टूटने लगेगी, वो चट्टाने टूटने लगेंगे। किसकी वजह से, जो ये कंकड़ पत्थरों की वजह से है। ठीक है, तो इन कंकड़ पत्थरों की वजह से जब धरती टूटने लगती है, जब चट्टाने टूटने लगती हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं अपघर्षण। नदी के संदर्भ में भी हमने जाना था। ठीक है, अपघर्षण कहते हैं। दूसरा है इसमें उत्पाटन, प्लकिंग। एक तो भाई कंकड़ पत्थरों की वजह से चट्टाने टूट रही हैं। दूसरा जो ये हिमपिंड है, जो ये हिमानी है, जो ये ग्लेशियर है, जो विशाल हिमपिंड मौजूद है, इसका भी अपना एक बहुत भार है। ठीक है, जैसा कि बताया था हिम चादर है, हिम चादरों का अपना भार होता है। ठीक है, तो इसके भार के कारण जब ये नीचे की ओर मूव कर रहा है तो ये विशाल पिंड जब चट्टानों से टकराता है तो अपने वजन से भी उन चट्टानों को तोड़ता है, तोड़ने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो हिमपिंड के कारण जब चट्टानें टूटती हैं तो उसे उत्पाटन कहते हैं, प्लकिंग। ठीक है, जब बर्फ के भार से चट्टानें टूटती हैं तो उसे उत्पाटन कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हिमानी अपर्दन करती है। दो प्रक्रियाएं, अपघर्षण और उत्पाटन। ठीक है, ये एग्जाम्स में आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा है इसमें परिवहन। ठीक है, फ्लो करता है, मतलब ट्रांसफर करता है। हिमानी के द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थों को क्या कहते हैं, ग्लेशियल ड्रिफ्ट कहते हैं। तीसरा है इसमें निक्षेपण। और हिमानी के द्वारा जो जमा किए पदार्थ हैं उसे क्या कहते हैं, हिमोड कहते हैं। मतलब अगर मटेरियल हिमानी के साथ फ्लो कर रहा है तो वो ग्लेशियल ड्रिफ्ट हो गया। ठीक है, फाइनली जब वो डिपॉजिट हो गया, जब उसका फ्लो नहीं हो पा रहा है तो उसे कहते हैं हिमोड। ठीक है, तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसमें हिमानी के द्वारा अपरदित स्थल रूप। सबसे पहले इसमें है यू आकार की घाटी। ठीक है, देखो नदी बनाती है वी आकार की घाटी और हिमानी बनाती है यू आकार की घाटी। कैसे बनती है यू आकार की घाटी, देखिए शुरू में हमने जाना था कि हिम चादर का जमाव होता रहता है। जो आइस शीट है, हर साल आइस शीट बिछती चली जाती है। जब भी बारिश होगी आइस शीट बिछती चली जाएगी और ये आइस शीट एक बहुत बड़ी एरिया को कवर करेगी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण फाइनली जब ये आइस शीट नीचे की ओर मूव करती है, ये हिमपिंड नीचे की ओर मूव करता है तो ये पूरा इलाका खाली हो जाता है। इसके किनारे वर्टिकल हो जाते हैं, लंबवत खड़े हो जाते हैं और ये पूरा एरिया जब खाली हो जाता है तो आप ऐसे समझिए कि ये यू शेप ले लेता है। ठीक है ना, मतलब ये पूरा एरिया यू शेप ले लेता है। ठीक है, इस पूरे एरिया की हिम चादर जब नीचे की ओर मूव करती है तो किनारे वर्टिकल हो जाते हैं और ये बहुत बड़ा एरिया खाली हो जाता है और यू शेप का हो जाता है। इसीलिए हिमानी यू शेप की वैली बनाती है। ठीक है, नदियों में ऐसा नहीं होता। नदियों में पानी का जो वॉल्यूम है बहुत ही लिमिटेड होता है। ठीक है, उसकी चौड़ाई मात्र 1-2 मीटर, 3-4 मीटर या 10 मीटर तक ही मैक्सिमम हो सकती है। लेकिन जो हिम चादर है वो कई किलोमीटर चौड़ी हो सकती है। तो इस चौड़ाई की वजह से घाटी का आकार, जो तली है वो चौड़ी हो जाती है, जो कि यू शेप को धारण कर लेती है। इसीलिए हिमानी यू आकार की घाटी बनाती है। ठीक है, तो ये समझना है। दूसरा है इसमें लटकती घाटी। ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। देखिए जो मुख्य हिमानी है, मुख्य हिमानी मतलब जो यू शेप की जो वैली बनाती है मुख्य हिमानी, उस मुख्य हिमानी में जब उसकी सहायक हिमानियां आपस में उससे मिलती हैं तो वो कुछ ऊंचाई से मिलती हैं। ठीक है ना, मतलब इसमें ऊंचाई से इसकी कुछ छोटी छोटी हिमानियां इसमें आकर मिल जाती हैं तो यहाँ पर भी छोटी छोटी यू शेप की वैली डेवलप हो जाती है। ठीक है, मतलब जितनी भी सहायक हिमानियां इसमें आकर मिलेंगी, कालांतर में जब इसकी बर्फ हट जाएगी तो यहाँ पर भी छोटे छोटे यू शेप वैली क्रिएट हो जाएंगी, जो कि इस मुख्य हिमानी से काफी ऊंचाई पर विकसित होती हैं। इसीलिए इन्हें लटकती घाटी कहते हैं। लटकती माने लटकना, माने जैसे दीवार में लटकना होता है ना कोई चीज, हम जैसे फोटो पेंटिंग लटकाते हैं। ठीक है, तो लटकाते कहाँ, ऊपर ही लटकाते हैं ना। तो ये जो छोटी छोटी यू शेप वैली है, जो उसकी सहायक घाटियां हैं, ये क्या है, मुख्य हिमानी के ऊपर लटकती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, आप इस चित्र में देखिए कि ये जो मुख्य यू शेप वैली है, जो ये मुख्य घाटी है, ठीक है, इसमें इसकी सहायक घाटी, जैसे ऊपर से ये प्रमुख एक छोटी सी सहायक घाटी है। ठीक है, इसने एक छोटा सा यू शेप ले लिया, एक यू शेप इस साइड हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से जब छोटी छोटी घाटियां मुख्य घाटी में मिलती हैं
तो बाद में बर्फ रिट्रीट होने की वजह से, हट जाने की वजह से छोटी छोटी यू शेप वैली लटकती भी प्रतीत होती हैं, जैसे दीवार में चीजें लटक रही हैं ऊपर की ओर, ठीक है ना। तो इन छोटी मुख्य सहायक घाटियों का तल मुख्य हिमानी से ऊपर लटका हुआ होता है, ठीक है, तो इसीलिए इसे लटकती घाटी कहते हैं। मुख्य हिमानी को नहीं कहते, उसकी सहायक घाटियों को लटकती घाटी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सर्क, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। देखो सर्क मतलब जो ये आप एक चेयर के रूप में आप आकृति को देख रहे हैं, ये आकृति सर्क कहलाती है, ठीक है। इस तरह की आकृति, इसे गहरी सीट वाली आराम कुर्सी भी आप कह सकते हैं, जैसे आराम करने वाली कुर्सी होती है ना, तो इस आकृति को ग्लेशियर में सर्क कहा जाता है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? देखो जहां से भी ये हिमखंड टूटना प्रारंभ करता है, जहां से हिमानी का स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है, यहां से हिमानी ये हिमपिंड क्या है, टूटना शुरू हुआ है, इस पॉइंट से टूटना शुरू हुआ है, तो यहां से ये टूट करके गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हो रहा है, नीचे की ओर मूव करेगा। तो वहां पर इस तरीके की एक आकृति डेवलप होती है, इसे सर्क कहते हैं। दूसरा वर्ड है इसका हिमगह्वर। कई बार पूछा जा सकता है कि हिमगह्वर किसे कहते हैं, आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये तो सर्क है, ठीक है। इसे इंग्लिश में कोरी भी कहा जाता है, कोरी। कई बार ऐसा भी पूछ सकता है कि कोरी किसे कहते हैं, कोरी कब बनती है, तो जहां से जो मुख्य हिमानी है या हिमानी है वो टूटना प्रारंभ होती है, बनना प्रारंभ होती है, खिसकना प्रारंभ होती है, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके तली पर, उसके बेस पर, उसके आधार पर एक ऐसी आकृति डेवलप हो जाती है जो कि देखने पर कैसे होता है, एक आराम कुर्सी की तरह, देखने पर आराम कुर्सी की तरह वो दिखाई देती है, तो इस तरह की आकृति को सर्क कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें टॉर्न। जैसे ये सर्क था, ठीक है, सर्क था, तो इस सर्क में जैसे ही ये ग्लेशियर नीचे की ओर मूव होता है तो क्या होता है, उसकी तली पर एक गड्ढा डेवलप हो जाता है, ठीक है। और इस गड्ढे पर जो बर्फ का पानी पिघल जाता है, ठीक है, तो एक छोटी सी झील वहां पर डेवलप हो जाती है, ठीक है, ग्लेशिएटेड लेक आप इसे कह सकते हैं। इस झील को टॉर्न कहा जाता है, ठीक है ना। आप इसे सर्क झील भी कह सकते हैं, सर्क झील, लेकिन बेसिकली इसे क्या कहा जाता है, टॉर्न कहा जाता है। तो टॉर्न कहां पर डेवलप होता है, जो सर्क के बेस पर, आधार पर जो गड्ढा बन जाता है, उस गड्ढे में बर्फ के पिघलने के कारण एक छोटी झील डेवलप हो जाती है, ग्लेशिएटेड लेक वहां पर डेवलप हो जाती है, उसे टॉर्न कहते हैं, ठीक है। तो सर्क और उसके बाद टॉर्न। नेक्स्ट है इसमें एरिट, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। देखो जब किसी भी पहाड़ी के दोनों ओर से सर्क डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, अभी बताया था ना, सर्क मतलब जहां से हिमानी का उद्गम होना शुरू होता है, जहां से हिमानी मूव करना शुरू करती है, तो इस प्रोसेस में हिमानी यहां से मूव करना प्रारंभ कर रही है, ठीक है। तो ये इधर की ओर मूव करेगी और ये इधर की ओर मूव करेगा, ठीक है। तो इनके मूव करने के कारण जो मुख्य चट्टान है, ठीक है ना, वो एक एक रिज के रूप में डेवलप हो जाती है, ठीक है। यहां से भी एक सर्क इधर मूव किया और इसके बैक साइड से भी एक सर्क इधर मूव किया, तो ये पूरी पहाड़ी जो है एक एक तीक्ष्ण कटक के रूप में, ठीक है, एक रिज के रूप में, एक पतले रिज के रूप में डेवलप हो जाती है। तो इस आकृति को कहते हैं एरिज, ठीक है। इसे तीक्ष्ण कटक भी आप कह सकते हैं, तीक्ष्ण कटक, ठीक है। कटक एक रिज के रूप में डेवलप है, लेकिन ये क्या है, शार्प है, बिल्कुल शार्प है, बिल्कुल शार्प है। क्यों है? क्योंकि यहां से दोनों ओर से इसमें सर्क डेवलप हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके की आकृति को एरिज कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें हॉर्न या गिरिश्रिंग, इसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है, हॉर्न। ये भी बड़ा आसान है। जब किसी पहाड़ी के चारों ओर से, ठीक है, आप इसे समझिए, चारों ओर से सर्ग डेवलप हो जाते हैं, तो क्या होगा, एरिज में तो दोनों ओर से सर्क डेवलप हो रहे थे, तो वो क्या हो रहे थे, एक तीक्ष्ण कटक बन गई थी। लेकिन अगर किसी पहाड़ी के चारों ओर से, इधर से भी सर्क डेवलप हो गया, इधर से भी सर्क डेवलप हो गया, इधर से भी सर्क डेवलप हो गया और इधर से भी सर्क डेवलप हो गया, चारों ओर से जब सर्क बन जाते हैं तो वो पहाड़ी एक नुकीली चोटी के रूप में डेवलप हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही इस नुकीली चोटी को क्या कहा जाता है, हॉर्न कहा जाता है, ठीक है। इसका फेमस एग्जांपल है मैटर हॉर्न, जो कि आल्प्स पर्वत श्रेणी में स्थित है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। आल्प्स पर्वत श्रेणी में ये मैटर हॉर्न डेवलप है, ठीक है। मतलब उसके चारों ओर से जो सर्क डेवलप हो गए, उसकी वजह से वो पर्वत चोटी कैसी हो गई, एक नुकीली चोटी के रूप में डेवलप हो गई। तो ऐसी नुकीली चोटी को हॉर्न कहा जाता है या गिरिश्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें नूनाटक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। आप इस पिक्चर में देख ही रहे हैं कि दूर तक बर्फ फैली हुई है, ठीक है ना, और इस बर्फ में बीच बीच में कुछ टीले मौजूद हैं, चट्टानों के कुछ ठोस टीले मौजूद हैं, ठीक है।
दूर बर्फ के मैदानों के बीच में ऐसे ऊंचे उठे पर्वतों के जो टीले हैं, इन टीलों को ही नूनाटक कहते हैं। आप इन्हें ऐसे समझिए कि ये महासागर है और उस महासागर के बीच में ये पर्वत जो है द्वीप के रूप में है। ठीक है, तो ये इन विशाल हिम राशि में छोटे छोटे द्वीप के रूप में मौजूद होते हैं। तो इन ऊंचे उठे पहाड़ियों के टीलों को नूनाटक कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें श्रृंगपुच्छ। ठीक है, क्रैग एंड टेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर जो हिमानी है वो इस तरीके से अगर मूव कर रही है, ठीक है, और इनके रास्ते में कोई एक बहुत ही कठोर चट्टान आ जाए, ठीक है, जैसे ज्वालामुखी बेसाल्ट लावा की कोई बिल्कुल एक हार्ड रॉक आ जाए, कोई प्लग मौजूद यहाँ पर हो जाए, ठीक है, तो ये हिमानी क्या करेगी, इसको उतना अपरदित नहीं कर पाएगी क्योंकि बहुत हार्ड है। कुछ तो करेगी लेकिन उतना नहीं कर पाएगी। तो इसका जो फ्रंट पोर्शन है वो बहुत ही खुड़ा उखड़ा होता है, बहुत ही उबड़ खाबड़ सा, ठीक है ना, बहुत ही कटा फटा होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये हिमानी इसके ऊपर से मूव करके आगे बढ़ती है, ठीक है, तो यहाँ पर ये चट्टान क्या करती है, इसके लिए एक बेस का काम करती है। ठीक है, तो इसके जो निक्षेप है, यहाँ तो इसे काट काट फाट देंगे, इसे काट फाट देंगे, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर से गुजरते हुए जब ये आगे मूव करेंगे तो एक मंद ढाल वाले जो इसके निक्षेप है उनका आकृति जो एक मंद ढाल वाली आकृति के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्रैग हो जाएगा। ठीक है, और ये इसकी टेल हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये फ्रंट पोर्शन इसका बहुत ही उखड़ा उखड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कठोर है, इसको पूरी तरीके से तो नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन इसके ऊपर से जब हिमानी जब मूव करेगी तो इसके पीछे एक पूंछ जैसी आकृति बन जाएगी। ठीक है, मतलब इसमें जो हिमानी के जो निक्षेप है भाई, कालांतर में क्या होगा, बर्फ तो पिघल जाएगी भाई, अभी तो ये हिमानी है, लेकिन क्या होगा, बर्फ रिट्रीट हो जाएगी, पिघल जाएगी। पिघलने के बाद हिमानी अपने साथ लाएगी जितने भी कंकड़ पत्थर हैं, वो कंकड़ पत्थरों का जमाव, ठीक है ना, या उनके टीले एक बिल्कुल स्मूथ रूप में यहाँ पर सामने आते हैं। ठीक है, तो एक पूंछ के रूप में सामने आते हैं, तो इसे क्रैग एंड टेल फीचर कहते हैं। ठीक है, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ से हिमानी फ्लो कर रही है। ठीक है, और उनके सामने ये क्या आ गया, एक बहुत ही कठोर चट्टान आ गई। ठीक है, कठोर चट्टान आने के कारण उसका जो ये फ्रंट पोर्शन था, क्योंकि हिमानी ऐसे मूव कर रही है ना, तो उसका जो फ्रंट पोर्शन था ये बहुत ही उबड़ खाबड़ हो गया, कटा फटा हो गया। ठीक है, लेकिन इसके पीछे क्या हो गया, एक स्मूथ फीचर सामने आ गया। ठीक है, तो जो ये आप अलग अलग फीचर देख रहे हैं, आप इसे चट्टानों के जमाव समझिए कि अलग अलग चट्टानों के जमाव है, निक्षेप है। ठीक है, तो इस तरीके का जो फीचर होता है वो श्रृंगपुच्छ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें भेड़ पीठ शैल या रॉश मुटोने। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। कंफ्यूजिंग क्यों है, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक वैसा ही डायग्राम हम इस समय भी बनाएंगे। ठीक है, मान के चलिए ये हिमानी फ्लो कर रही है। ठीक है, हिमानी फ्लो कर रही है और इनके सामने कोई कठोर चट्टान आ जाती है। ठीक है, कठोर चट्टान आ जाती है तो इनके द्वारा जो अपरदित पदार्थ है वो आसानी से इसके ऊपर तक तो पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद अचानक से स्लोप ज्यादा होने की वजह से वो क्या होता है, वो उबड़ खाबड़ सा ही रहता है, उबड़ खाबड़ सा ही रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक स्टार्टिंग में एक स्मूथ सरफेस के बाद अगर उबड़ खाबड़ की सरफेस आई तो इसे भेड़ पीठ शैल कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूजिंग मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहां पर हिमानी की डायरेक्शन इस ओर थी। ठीक है, एक जो कठोर चट्टान थी वो यहां पर मौजूद थी, लेकिन इससे पहले जो क्रैग एंड टेल था उसमें हिमानी की डायरेक्शन में अगर कोई कठोर चट्टान आ रही है तो उसमें स्टार्टिंग में उबड़ खाबड़ की सतह आ रही है और उसके बाद प्लेन सरफेस आ रही है। तो आप दोनों ही स्थलाकृति में अंतर देख लीजिए कि शुरुआत में उबड़ खाबड़ के बाद प्लेन सरफेस है क्रैग एंड टेल, और शुरुआत में स्मूथ सरफेस के बाद उबड़ खाबड़ की सरफेस है भेड़ पीठ शैल। ठीक है, हिमानी का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो एक में आकृति बन रही है स्टार्टिंग में बहुत ही स्मूथ और उसके बाद उबड़ खाबड़, और दूसरे में आकृति बन रही है स्टार्टिंग में उबड़ खाबड़ और उसके बाद बहुत ही स्मूथ। ठीक है, तो ये आकृति है क्रैग एंड टेल और ये आकृति है भेड़ पीठ शैल। ठीक है, या रॉश मुटोने। ठीक है, आप इस पिक में देख सकते हैं ये ग्लेशियर के मूव करने की डायरेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर कोई बहुत ही कठोर चट्टान आ गई, लेकिन ग्लेशियर ने क्या कर दिया, इसके स्टार्टिंग में तो उसके टॉप तक पहुंच गई, तो यहाँ पर तीव्र ढाल के कारण उसे वो सरफेस नहीं मिला जिससे वो स्मूथ बना सके और इसके कारण ये उबड़ खाबड़ सतह हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से स्टार्टिंग में स्मूथ के बाद जो उबड़ खाबड़ की सतह है वो भेड़ पीठ शैल कहलाती है। नेक्स्ट है इसमें फ्यूड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। देख लीजिए आप यहाँ पर पूरा ये जलमग्न घाटी है। ठीक है, फ्यूड क्या होता है, एक यू आकार की जलमग्न घाटी होती है। ठीक है, यू आकार कौन बनाता है, हिमानी बनाता है, लेकिन
कालांतर में समुद्र का जल जब इन यू आकार की घाटी में भर जाता है, तो चूंकि यू आकार क्या होती है, बहुत ही विस्तृत चौड़ी घाटी होती है, ठीक है ना, इसकी चौड़ाई कई किलोमीटर तक होती है। और इसमें अगर समुद्र का जल भर जाए तो बहुत ही चौड़ी जलमग्न घाटी है, वो फियोर्ड कहलाती है, ठीक है। नॉर्वे, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, वहां पर ये फियोर्ड बहुत ज्यादा मात्रा में और बहुत ही फेमस फियोर्ड भी मौजूद है। आप इस पिक में भी देख सकते हैं, जो ये जलमग्न एरिया है, ठीक है ना, ये पूरा क्या है, ये यू आकार की घाटी है, ठीक है। तो ये यू आकार की घाटी जब पूरी जलमग्न हो जाती है, तो ऐसी जलमग्न घाटियों को फियोर्ड कहा जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हिमानी के परिवहन कार्यों की। तो हिमानी अपने साथ क्या करती है, जितने बड़े बड़े शिलाखंड है, कंकड़ पत्थर है, रेत कण है, मिट्टी है, इन सब को मूव कराती है, ठीक है। और इन सब को फाइनली क्या कहते हैं, ग्लेशियल ड्रिफ्ट। एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, नदी के द्वारा जो पत्थर निर्मित होते हैं वो पूरी तरीके से गोल होते हैं, ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन हिमानी के द्वारा जो परिवहित पत्थर होते हैं या जो निक्षेपित पत्थर होते हैं वो गोल नहीं होते हैं, बल्कि वो बेडोल, लंबे 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 चौड़े बेडोल आकार के होते हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों होता होगा, क्योंकि हिमानी एक ही डायरेक्शन में आगे मूव करती है गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है। तो जो भी बड़े बड़े चट्टान है, पत्थर है, वो एक ही डायरेक्शन में आगे आगे मूव करते हैं और वो लंबे बेडौल हो जाते हैं। जबकि नदी में पत्थर क्या होते हैं, लुढ़क लुढ़क के गोल होते रहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर एक एक अंतर आपको समझना चाहिए। नदी के द्वारा जो पत्थर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, गोल पत्थर बनते हैं, और उन्हें कहा जाता है गोलाश्म, ठीक है। इंग्लिश में से कहते हैं बोल्डर, ठीक है। लेकिन हिमानी के द्वारा जो पत्थर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, बेढौल, ठीक है, लंबे लंबे चौड़े, ठीक है। और इन्हें कहा जाता है गोलाश्म मृतिका, गोलाश्म मृतिका, ठीक है। इंग्लिश में से कहते हैं बोल्डर क्ले, बोल्डर क्ले। तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि बोल्डर क्ले किसे कहते हैं, किससे बनती है। तो आप अगर बोल्डर ही समझेंगे केवल, तो आपको लगेगा कि नदी के द्वारा बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है। नदी के द्वारा बनते हैं बोल्डर, गोलाश्म उन्हें कहते हैं, ठीक है। जबकि हिमानी के द्वारा निर्मित होती है गोलाश्म मृतिका, बोल्डर क्ले, ठीक है। ये थोड़ा मामूली सा डिफरेंस है जो आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें हिमानी के निक्षेप जनित स्थलाकृतियां, ठीक है। देखो, शुरू में बताया था ना कि जो बर्फ है वो कब बनती है, जब टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ना शुरू होगा, बर्फ क्या हो जाएगी, पिघलने लगेगी, ठीक है, और वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हिमानी जब फ्लो करती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर फ्लो करती है और बहुत नीचे दूरी तक फ्लो करती है, ठीक है, कई किलोमीटर की दूरी तक फ्लो करती है। तो एक दूरी के बाद क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक है। एक तो घाटी की वजह से टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। और टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, बर्फ पिघलने लग जाएगी और वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हिमानी जब एक टेम्परेचर तक फ्लो करती है, तो टेम्परेचर के बाद क्या होता है, वो जो बर्फ है वो पिघल जाती है, ठीक है। और उसका जो मटेरियल है वो छूटने लगता है, वो एक जगह पे छूट जाता है। कालांतर में टेम्परेचर जब धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो ये बर्फ जो है धीरे धीरे पिघलनी यहाँ भी शुरू हो जाती है, और ये पूरी जो घाटी है वो यू आकार की खुली घाटी के रूप में सामने आती है, दृष्टिगोचर होती है, ठीक है। तो हिमानी जो अपने साथ जितने भी कंकड़ पत्थर लाती है, वो एक ढेर के रूप में अपने तली पर जमा कर देती है, ठीक है, ढेर के रूप में। और इस ढेर को क्या कहा जाता है, इस ढेर को कहा जाता है हिमोड़। क्या कहा जाता है, हिमोड़। इंग्लिश में कहते हैं इसे मोरेन्स, ठीक है। इस हिमोड़ में क्या क्या मौजूद होते हैं, जो अभी हमने देखे थे कि जो शिलाखंड परिवहित करती है, कंकड़ पत्थर, रेत, मिट्टी, ठीक है, इन सभी को वो डिपॉजिट करती है। तो इस डिपॉजिट स्थलाकृति को कहा जाता है हिमोड़, ठीक है, मोरेन्स, ठीक है। अब डिपॉजिट स्थलाकृति को कहते हैं तो है हिमोड़, लेकिन वो कहां कहां उसे डिपॉजिट कर रही है, उस आधार पर हिमोड़ के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। वो जहां जहां उसे डिपॉजिट करेगी, जैसे एक हिमोड़ होता है अंतिम या अंतस्थ हिमोड़, टर्मिनल मोरेन्स इसे कहते हैं। तो जैसे कि अभी बताया कि एक टाइम के बाद जब हिमानी एक टेम्परेचर को क्रॉस कर लेती है, तो वो मेल्ट होनी शुरू हो जाती है, तो उसके द्वारा लाया गया सारा मटेरियल क्या होता है, उस जगह पे डिपॉजिट होता है अंतिम अवस्था में, अंतिम समय पर, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं अंतिम हिमोड़, ठीक है। मतलब वो कहां पर होती है, सबसे एंड में, ठीक है। इस पिक में आप देख सकते हैं कि यहां से हिमानी मूव की, यहां से हिमानी मूव की, ठीक है।
तो इनके द्वारा लाया गया जो हिमोड है वो यहाँ पर डिपॉजिट हो गया, तो इसे कहेंगे अंतिम हिमोड। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पार्श्विक हिमोड। ठीक है, लेटरल मोरेन्स। पार्श्व मतलब होता है किनारों पर, किनारों पर। ठीक है, तो हिमानी जब मूव कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो कुछ कंकड़ पत्थर क्या होते हैं उसके किनारे पर छूटने लगते हैं। तो कुछ कंकड़ पत्थरों का जमाव उसके किनारों पर होता है, तो किनारों पर जो जमा होता है उसे कहते हैं पार्श्विक हिमोड। इस चित्र में देखिए आप कि जिस तरीके से हिमानी यहाँ मूव हो रही है, तो ये यू शेप की वैली यहाँ बना रही है। ठीक है ना, एक यू शेप की वैली यहाँ बना रही है। तो इसके किनारों पर जो हिमोड जमा हो रहे हैं, जो मोड़ जमा हो रहे हैं, उसे क्या करेंगे? पार्श्विक हिमोड। ठीक है, लेटरल मोरेन्स। नेक्स्ट है इसमें मध्यस्थ हिमोड, मीडियल मोरेन्स। देखो, जब दो हिमानियां आपस में मिलती हैं, तो उनके मिलने से जो यहाँ पर इनका संगम है, ठीक है, तो ये मध्यस्थ हिमोड के रूप में सामने आएगा। ठीक है ना, ये मध्यस्थ हिमोड के रूप में सामने आएगा। आप इस पिक में भी देख सकते हैं कि एक हिमानी यहाँ से आ रही है, एक हिमानी यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो इनका जो मिलन पॉइंट है, उनके मिलन पॉइंट पर जो हिमोड डेवलप हो रहे हैं वो क्या कहला रहे हैं? मध्यस्थ हिमोड कहला रहे हैं। और फाइनली इसमें तलीय हिमोड, ग्राउंड मोरेन्स, मतलब हिमानी के तली पर, ठीक है, जो तली पर जो डिपॉजिट छूट जाते हैं उन्हें कहते हैं ग्राउंड मोरेन्स, तलीय हिमोड। ठीक है, तो इस प्रकार हिमोड का जमाव जहां पर हो रहा है, उन ग्लेशियल ड्रिफ्ट का, उन कंकड़ पत्थरों का जमाव जहां पर हो रहा है, उस आधार पर हिमोड की क्लासिफिकेशन सामने आएंगे। ठीक है, इसमें एक स्थलाकृति बनती है ड्रमलिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब कभी भी हिमोड का डिपॉजिट ऐसे होता है कि वो दूर से देखने पर एक उल्टी टोकरी के समान या उल्टी नौका के समान, ठीक है, अगर ऐसे दिखाई दे, इस प्रकार की आकृति को क्या कहेंगे? ड्रमलिन कहेंगे। आप इस पिक में देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो ये डिपॉजिट है, ठीक है, ये एक उल्टी टोकरी के समान है, उल्टी नौका के समान है। तो इस तरीके की आकृति क्या कहलाती है? ड्रमलिन कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ हिमानी जलोढ़ निक्षेप भी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आपको बताया कि एक टाइम के बाद क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो ये हिमानी है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, और जब मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट होने लगेगी, तो उसके द्वारा भी कुछ स्थलाकृतियां बनती है, जिसे क्या कहते हैं? हिमानी जलोढ़ स्थल रूप कहते हैं, या हिमानी जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से फीचर बनते हैं? सबसे पहले बनता है एस्कर। एस्कर क्या होता है? एस्कर एक लंबे पतले कटक के रूप में सामने आते हैं। ठीक है, जिनका निर्माण होता है रेत, बजरी, कंकड़ पत्थर, ठीक है ना, कंकड़ पत्थर, इन सब से इनका निर्माण होता है। ठीक है, पतले लंबे होते हैं, ऊंचाई में लगभग 100 मीटर तक भी ऊंचे हो सकते हैं, लंबाई में कई किलोमीटर तक भी लंबे हो सकते हैं। अभी तक सर्वाधिक 32 किलोमीटर लंबा एस्कर भी देखा गया है। ठीक है, स्वीडन, फिनलैंड, इन जगहों पर ऐसे लंबे लंबे पतले कटक भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एस्कर क्या होते हैं? लंबे पतले कटक के रूप में हमारे सामने मौजूद होते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर ये एस्कर दिखाया गया है। ठीक है, लंबे पतले कटक के रूप में, जिनकी ऊंचाई 100 मीटर तक होती है, लंबाई 32 किलोमीटर तक भी हो सकती है। ठीक है, दूसरा है इसमें केम। देखो, एस्कर तो लंबी श्रेणी हो गई, लेकिन कुछ में रेत बजरी का जमाव एक टीले के रूप में हो जाता है, छोटे छोटे टीलों के रूप में हो जाता है। ठीक है ना, रेत बजरी से, केवल रेत बजरी के जो छोटे छोटे टीले डेवलप होते हैं, उन टीलों को ही केम कहा जाता है। ठीक है, हालांकि जो इसके किनारे होते हैं बहुत ही तीव्र ढाल वाले होते हैं। ठीक है, तीव्र ढाल वाले किनारे होते हैं, लेकिन छोटे छोटे टीले होते हैं, तो इन छोटे छोटे टीलों को केम कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें कैटल और हमक। तो जिस प्रकार केम में आपने ऊंचे ऊंचे टीले देखे, उसी प्रकार अगर सरफेस में नीचे की ओर गर्त बने हों, ठीक है, तो कभी कभी ऐसी कंडीशन सामने आ सकती है कि जब ग्लेशियर आगे बढ़ रहा हो, तो कोई बड़ा हिमपिंड एक एक इलाके पर कहीं अगर फंस जाए, ठीक है ना, तो उस बड़े पिंड के कारण क्या होता है? सरफेस पर गड्ढा बन जाता है। ठीक है ना, तो सरफेस पर बने इस प्रकार के गड्ढे क्या कहलाते हैं? कैटल कहलाते हैं। ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े गड्ढे। ठीक है, तो इन गड्ढों को क्या कहा जाता है? कैटल कहा जाता है। और इन गड्ढों के अंदर जब कभी छोटे छोटे टीले डेवलप हो जाते हैं, उन टीलों को हमक कहा जाता है। तो कैसे है ना, आकृति बस एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे ये केम हो गई, ठीक है, जो रेत बजरी के बड़े बड़े टीले होते हैं, ठीक है, वो केम कहला गए। केम के उल्टा जो धरती पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए, उन्हें कैटल कह गए, और इन कैटल के अंदर जो छोटे छोटे टीले हो गए, उन्हें हमक कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्लेशियर एरिया में बनते हैं आउटवॉश प्लेन। ये कंडीशंस कब बनती है? जब कोई भी ग्लेशियर अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो वहां पर क्या डिपॉजिट करता है? हिमोड को डिपॉजिट कर लेता है। ठीक है,
टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ये ग्लेशियर जब मेल्ट होता है तो मेल्ट के कारण वो ग्लेशियर पानी में कन्वर्ट हो जाता है और हिमोड़ के कारण ये पानी उसके ओवरफ्लो नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो हिमोड़ के कारण ये पानी इसके बैक में ही रहता है और एक बहुत बड़े एरिया में पानी का जमाव होने लगता है, ठीक है। जब ये पानी इस हिमोड़ के ऊपर फ्लो करता है, ठीक है, तो वो अपने साथ इस हिमोड़ के कुछ मटेरियल्स ग्लेशियर ड्रिफ्ट को भी अपने साथ आगे ले जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो अंतिम हिमोड़ है, अंतिम हिमोड़ के बाद कई बार आउटवॉश प्लेन का निर्माण होता है, एक लगभग समतल मैदान का निर्माण हो जाता है, ठीक है। आउटवॉश प्लेन का निर्माण होता है किसके बाद? अंतिम हिमोड़ के बाद। जो टर्मिनल मोरेन्स है, अंतिम हिमोड़ है, उसके बाद पानी है वो इन हिमोड़ के निक्षेपों को या इन हिमोड़ को अपने साथ बहाकर ले जाता है और कई बार एक समतल मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, ये आउटवॉश प्लेन है और ये हिमोड़ की स्थिति है, टर्मिनल मोरेन्स की स्थिति है, अंतिम हिमोड़ है, ठीक है। इसके बाद कई बार क्या होता है, आउटवॉश प्लेन का निर्माण होता है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें आपने जाना हिमानी के द्वारा बनने वाली कुछ प्रमुख स्थलाकृतियां, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वर्क हार्ड बट जॉयफुली।